कहानी की शुरुआत में हम यंगहू को देखते हैं जो अपनी स्टोरी बता रही होती है। बचपन में इसके फादर की मौत हो जाती है। जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो इसकी मदर की भी मौत हो जाती है और ये अनाथ हो गई। तब इसने कसम खाई कि ये किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी, बहुत ही पॉपुलर बनेगी, बहुत ही मेहनत करके पैसे कमाएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ये एक सक्सेसफुल वकील बन जाती है। ये एक सक्सेसफुल वकील बन चुकी है। ये कंपनी में काम करती है। आज इसके पास एक केस आया हुआ है। एक लड़के ने एक लड़की के साथ गलत काम कर दिया है और बू को इस लड़के को बचाना है। इसके बदले ये लड़का बू को काफ़ी पैसे देगा क्योंकि ये काफ़ी अमीर होता है और बू मान जाती है इस केस के लिए। तब वह विक्टिम उस लड़की और उसकी फैमिली को समझाती है कि देखो, अगर तुम लोग केस लड़ोगे तो तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम केस लड़ पाओगे और जीत पाओगे। और उस लड़की और उसके परिवार को काफ़ी डराती है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हारे ऊपर उल्टा केस कर दूँगी। वो लड़की और उसकी फैमिली काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं होते केस लड़ने के लिए, इसलिए वो लोग इस केस को जाने देते हैं। और फिर वो लड़का इस केस को जीत जाता है क्योंकि उस लड़की ने केस वापस ले लिया था। बू का जो बॉस होता है वो इस काम को देखते हुए काफ़ी खुश होता है कि वो ये केस जीत गई है। तब वह बू को एक और काम देता है कि मेरे ऑफिस के सामने जितने भी स्लम एरिया, जितनी झुग्गी झोपड़ी हैं, सबको हटवा दो। इसके बदले मैं तुम्हें एक लग्जरी कार और एक वीवीआईपी कार्ड दूंगा। ये ऑफ़र सुनते ही बू मना नहीं कर पाती है और वो मान जाती है। यहाँ से हम देखते हैं कि बू अपने घर पे आ जाती है। बहुत ही आलीशान फ्लैट में रहती है, बहुत ही पैसे वाली होती है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन वह उस लग्जरी कार को लेकर के जा रही होती है। वो एक जगह पे जाती है जहाँ पे उसकी फैमिली की यादें होती हैं, उसे देख रही होती है। वहाँ पे देखने के बाद वह घर लौटने लगती है। तभी रास्ते में एक बिल्ली आ जाती है और ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब इसकी आंखें खुलती है तो ये अपने आप को हेवन में पाती है। तब वो वहाँ पे उठती है और वहाँ पे रिसेप्शन में जाके पूछती है ये कौन सी जगह है। तो वो लड़की उसका बर्थ कार्ड मांगती है। वो अपना बर्थ कार्ड उठा करके देती है तो वो लड़की कहती है ओह सॉरी, हमसे गलती हो गई, आपको नहीं मरना चाहिए था, आप तो गलती से मर गए। तो वो यह कार्ड लेके अपने बॉस के पास जाती है। उसके बॉस का नाम होता है किम। उनको दिखाती है। मिस्टर किम बू को बुलाते हैं और कहते हैं सॉरी, आपकी अभी मरने की डेट फिक्स नहीं थी, आपको हम एक नई लाइफ ऑफर करना चाहते हैं। ये लाइफ एक हाउसवाइफ की होगी। तो वो कहते हैं कि एक हाउसवाइफ की क्यों, मुझे मेरी लाइफ चाहिए। तो कहते हैं अब तो ये पॉसिबल नहीं है। मिस्टर किम कहते हैं कि एक लास्ट यही ऑप्शन, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, नहीं तो फिर यहीं पे रहो। बू को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक अपार्टमेंट में होती है। कि एक फैमिली भी होती है और ये काफ़ी मिडिल क्लास होती है। इसके 2 बच्चे भी होते हैं, एक हस्बैंड भी होता है। जब ये खुद को शीशे में देखती है तो चिल्लाने लगती है। वहीं पे उसका हस्बैंड देख के इसे डर जाता है। इसके हस्बैंड का नाम संग होता है। इसकी एक टीनेजर बेटी होती है जिसका नाम हानुल होता है और एक छोटा सा बेटा होता है जिसका नाम हारू होता है। वो एक छोटा बच्चा होता है। जैसे वो अपनी मम्मा को देखता है वो अपने मम्मा के पास आता है, कहता है मम्मा मम्मा मुझे बस स्टैंड लेकर चलो। उस बच्चे को क्या पता कि ये उसकी माँ नहीं कोई और है। या उसे बस स्टैंड लेकर के जाती है। वहाँ पे और भी लेडीज़ खड़ी होती हैं जो अपने बच्चे को छोड़ने आई होती है। तब उसे पता चलता है कि ये सारी उसकी फ्रेंड्स होती हैं। को नहीं पता होता है कि ये इसकी फ्रेंड हैं। तब ये सब इसको खींच करके एक फैक्ट्री में ले जाती हैं। तब हमें पता चलता है कि ये जिसकी लाइफ जी रही है वो औरत इस फैक्ट्री में काम करती है, पर इसे फैक्ट्री में काम करना आता ही नहीं है कि किस तरह काम करते हैं। तब ये लोग इसे खींच करके एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाते हैं और वहाँ पे इसे पता चलता है कि ये बहुत ही गरीब फैमिली से है। इसे पता चलता है कि इसकी फैमिली की कंडीशन बहुत ही ख़राब चल रही है। ये लोग इधर उधर से पैसे लेकर के अपना काम चलाते हैं। तभी एक उसकी फ्रेंड पूछती है कि ये बताओ तुमने संग से 18 साल की उम्र में शादी क्यों की। ये सुन करके इसका दिमाग ख़राब होने लगता है कि इस लड़के ने अपनी वाइफ से 18 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी। तब वो ये सुन करके वहाँ से उठ करके बाथरूम में भाग जाती है। तभी वहाँ मिस्टर केम आ जाते हैं और वह कहते हैं कि तुम्हें जिसकी लाइफ दी है उसे अच्छे से जियो, और कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ बहुत जल्दी ही वापस कर दूंगा। और ये फिर घर आ जाती है और सोचती है कि मैं अपनी लाइफ पहले जैसे जीऊँगी जैसे मैं अमीरी में पहले जीती थी। तभी घर से एक एटीएम उठाती है और शॉपिंग करने चली जाती है। भर भर के शॉपिंग करती है। जब एटीएम देने जाती है तो एटीएम तो खाली होता है, तो इसे घर खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। घर पे आने के बाद ये शाम होने पे इसका हस्बैंड इसके पास आता है। जैसे इसके पास आता है ये उसे खूब मारती है और खूब गालियाँ देती है। उसके बाद कहती है एक तो तुमने अंडर एज में मुझसे शादी कर ली, उसके बाद ये सब कर रहे हो। उसको पीटती है और वहाँ से चली जाती है। उसका हस्बैंड ये सब देख करके खूब डर जाता है कि आज इसे क्या हो गया। दूसरे दिन सुबह उठ करके ये अपने अपार्टमेंट में जाती है जो इसका ओल्ड अपार्टमेंट होता है। उसमें ये उसी कार्ड को निकालती है जो एक वीवीआईपी कार्ड इसे इसके बॉस ने दिया था।
उस कार्ड को लेकर के एक शॉपिंग मॉल में जाती है, खूब महंगे महंगे कपड़े खरीदती है। उसके बाद ये अपने वीवीआईपी कार्ड को निकाल करके देती है। जैसे ही देती है, साइन करती है, इसका साइन मैच नहीं होता है। साइन मैच नहीं होता है तो कैशियर को उस पर डाउट होता है कि इसका साइन भी मैच नहीं हो रहा है, ये ज़रूर कोई चोर है, किसी का कार्ड इसने चुरा लिया है। लेकिन वो उसे सारे सामान दे देती है। यहाँ पे हम देखते हैं वो घर आ जाती है और संग भी घर आ जाता है और फिर उससे माफ़ी मांगता है। कहता है मैंने तुमसे अंडर एज में शादी कर ली, लेकिन मैं क्या करता, तुमने ही तो मुझे फोर्स किया था शादी करने के लिए। ये सुनते ही बू को और गुस्सा आ जाता है और तभी संग रूम में जाता है और महंगे महंगे कपड़े देखता है। तो कहता है यहाँ पे खाने के लाले पड़े हैं और ये इतने महंगे महंगे कपड़े कहाँ से खरीद रही है। तभी संग बू को डांटने लगता है कि तुमने इतने महंगे महंगे कपड़े क्यों लिए हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उन दोनों को उठा करके पुलिस स्टेशन में ले जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं उसके ऊपर कार्ड चोरी का केस बनाया गया होता है, उस शॉप वाले ने ये केस किया होता है। तब वहाँ पे संग वकीलों जैसे बात करने लगता है और वो समझाता है कि ये कार्ड चोरी कैसे कर सकती है। संग अपनी पत्नी के बचाव में अपना पक्ष रखता है। ये बू उसे देखती है वकीलों की तरह बातें करते हुए। तब यहाँ पे हमें पता चलता है कि संग पहले बू की ही क्लास में पढ़ता था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था, इस वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, इसलिए संग वकील नहीं बन पाया। पुलिस के पास ज़्यादा सबूत होता नहीं, इस वजह से वह इन दोनों को छोड़ देते हैं। बाहर निकलने पर संग बू से कहता है तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या किसी से। तब यहाँ पे बू मना करती है तो संग उसके सर के बालों को फेर देता है। यह देख करके बू को बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा आज से पहले उसके सर पे ऐसे किसी ने नहीं किया, इतने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा हो। संग के थोड़ा आगे जाते ही मिस्टर किम आ जाते हैं और बू को कहते हैं कि तुम अपना रिलेशन अपनी फैमिली के साथ 48 घंटे में अच्छे कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें ऊपर लेके चला जाऊँगा। सीन में हम देखते हैं ये दोनों घर पे आ जाते हैं और अगले दिन दिखाया जाता है कि संग बू को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना पड़ेगा। बू जाना तो नहीं चाहती पर उसे मिस्टर किम की बात याद आ जाती है। तब बू यहाँ पे वैसे ही कपड़े पहनती जैसे वो पहले पहना करती थी और तैयार होकर के बाहर आ जाती है। ये देखते ही संग चौंक जाता है कि ये इतनी सुंदर कैसे हो गई। पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए होते हैं। संग अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में चेयरमैन से बात कर रहा होता है। संग का जो बॉस होता है उसे रोकते हुए कहता है हमें इस प्रोजेक्ट पे नहीं, इस पे काम करना चाहिए। यहाँ पे सब लोग खाना खाने लगते हैं तो बू अपने हस्बैंड का प्लान चेयरमैन को बताती है कि हमें यहाँ पे ब्रिज बनाना चाहिए। जहाँ पे ब्रिज बननी चाहिए वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है। उस ब्रिज को बनाने से काफ़ी लोगों को इजी पड़ेगा आने जाने में। खाने के बाद संग का बॉस संग से अकेले में मिलता है और कहता है कि तुम अपनी बीवी के पल्लू में छुपते हो, अपनी बात खुद नहीं बोल पाते तो उससे बुलवाते हो। बॉस जब उसकी वाइफ के बारे में बोलने लगता है संग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे खूब थप्पड़ मारता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, रेस्टोरेंट में जा कर के खूब शराब पीने लगते हैं। संग कहता है मैं कुछ भी सुन सकता हूँ लेकिन अपनी वाइफ की बेइज्जती नहीं सुन सकता, और कहता है मैं अपनी फैमिली को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता हूँ। इसे सुन के बू बहुत खुश होती है। रात को बू को हारू के पास सोना पड़ता है। हारू से अपनी माँ समझ के चिपक के सो रहता है। बू भी उसे पकड़ लेती है, वो उसे अपने बच्चों जैसे समझने लगती है। इसकी बेटी हारुल इससे पॉकेट मनी मांगती है। वो कहती है दे दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें वो शॉपिंग बैग्स फोल्ड करके देने होंगे। उसकी बेटी को पैसे चाहिए थे इसलिए वो मान जाती है और दूसरे दिन वो सारे शॉपिंग बैग्स फोल्ड करके दे देती है। तब हारुल कहती है लाओ पैसे दो, तो वो उसे पैसे दे देती है और वो ये लेकर के स्कूल नहीं जाती, अपने बॉयफ्रेंड के घर पे पहुंच जाती है। यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे बैठा के उसके पास आने लगता है। तभी हारुल ऊपर देखती है एक कैमरे को। तभी वो चिल्लाने लगती है कि ये सब क्या है और भागने लगती है। तभी उस लड़के के चारों फ्रेंड्स बाहर निकल के आ जाते हैं क्योंकि वो उसकी वीडियो बनाने वाले थे। फिर वो लोग उसके बाल पकड़ के उसको मारते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद हारुल अपने घर पे आ जाती है और अपने रूम में चली जाती है। थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद जा कर के वो उसके रूम में देखती है, उसकी हालत बहुत ही ख़राब रहती है। वो उसके शरीर पे देखती है बहुत ढेर सारे निशान बने होते हैं। तब हारुल उसे सारी बात बताती है। उन लड़कों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की होती है। सुनने के बाद बू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, तो अगले दिन बू उसे लेकर के प्रिंसिपल के पास पहुंच जाती है। वहाँ पे उस लड़के को भी बुलाया जाता है। वो जो लड़का है वो अपने साथ अपने वकील को भी लेके आया होता है क्योंकि उसे पता होता है उसने गलत काम किया, इसलिए वो पहले से ही अलर्ट रहता है। वो एक वकील होती है इसलिए वो इसे बताने लगती है कि तुम्हारे ऊपर क्या क्या केस, क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं, पर वकील उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे कहने लगता है कि पैसे ले लो और इस बात को यहीं पे रफा दफा करो। ये सुनते ही बू को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठ कर के बाथरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर के ये बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा ही रोती है। उसके बाद
इसे याद आती है वो बातें जैसे इसने शुरू में किया था कि एक लड़की का ऐसे ही केस आया था और उसने उन लोगों को पैसे दे करके चुप करवाने की कोशिश की थी। जैसा बू ने पहले उन लोगों के साथ किया था वैसा ही बू के साथ अब हो रहा था। वो फील कर सकती थी, उसे इस बात का बहुत ही बुरा लगता है कि उसने बहुत ही गलत किया था। थोड़ी देर में हारुल अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ हम रिच नहीं हैं, अब जाने देते हैं इस बात को, क्योंकि केस को लड़ने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है जो हमारे पास नहीं है। और तब वो हारुल को लेकर के वहाँ पे जाती है जहाँ पे सब बैठे होते हैं। यहाँ पे देखती है वकील फिर अपनी वही बकवास करने लगता है कि आप इस केस को मत लड़िए, ये है वो है, आपके पास पैसे नहीं हैं। वकील अपनी बकवास करता रहता है। तभी बू अपना मोबाइल निकालती है और वो दिखाती है कि जहाँ पे उस लड़के ने अपनी सारी बात कबूल की थी वो सब रिकॉर्ड कर लेती है। कहती है मेरे मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, अब तो मैं कोई नहीं बचा सकता। ये लड़का उसी वक्त गुस्सा आ जाता है। तभी वो लड़का बू को बहुत उल्टा सीधा बोलने लगता है। बू को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को नीचे पटक के बहुत मारती है। ये सब देख करके हारुल बहुत खुश होती है कि मेरी माँ इतनी जल्दी से इतना बदल कैसे गई। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहने लगती है। कुछ दिन बाद मिस्टर की आते हैं और बताते हैं कि तुम 1 वीक के बाद मरने वाली हो। तब वो कहती है ऐसा मत करो, वो दोनों बच्चे अनाथ हो जाएंगे मेरे बिन। किम कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगले दिन हारू स्कूल से आने के बाद बेहोश हो जाता है। हारू को जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और पता चलता है कि हारू को एक अजीब सी बीमारी हो गई है। तभी बू को याद आता है कि यही सेम बीमारी उसकी माँ को भी थी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों अपने बेटे का ऑपरेशन करवा रहे थे। ऑपरेशन अंदर चल रहा था, बू बाहर होती है। तभी मिस्टर किम आ जाते हैं। अब मिस्टर किम बू को एक कार के पास ले जाते हैं। कहते हैं तुम इसमें बैठ जाओ, तुम्हारा एक्सीडेंट होगा और तुम मरने वाली हो। वो कहती है मैं नहीं बैठूंगी, एक बार मुझे मेरी फैमिली से मिलने दो। मिस्टर किम नहीं मानते, पर बू के बहुत रिक्वेस्ट करने पे मिस्टर किम मान जाते हैं। तब बू सबसे पहले अपनी बेटी हारुल से जाके मिलती, कहती है अपने ड्रीम को पूरा करना। फिर हारुल को वो गले लगाती है और वहाँ से अपने बेटे के पास जाती है और हारू को कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वह संग के पास जाती है और कहती है अपना और बच्चों का ध्यान रखना। वो बाहर जाती है और गायब हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, उसके कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि इसकी आंखें खुलती है कोमा से और ये हॉस्पिटल में होती है, उठती है और भाग करके बाहर जाती है। देखती है हारू वहाँ पे एडमिट नहीं होता है। हॉस्पिटल से हारू के बस स्टैंड के पास जाती है, वहाँ पे भी नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बू अपना सामान पैक करके कहीं जा रही होती है। अपने पुराने सामानों में अपनी फैमिली फ़ोटो देखती है और उसमें अपने फादर की फ़ोटो देखती है। ये वो मिस्टर किम ही लग रहे होते हैं, ये मिस्टर किम ही होते हैं। तभी वो प्लान करती है कि ये न्यूजीलैंड जाएगी क्योंकि इसके फादर वहीं पे काम किया करते थे और वहीं पे उनकी मौत हुई थी। तभी वो प्लेन के अंदर जाती है, वहीं पे उसे सांग, हारू और हारुल दिख जाते हैं। तीनों उसको नहीं पहचानते लेकिन ये उन तीनों को पहचान लेती है। तभी बातों बातों में हारू से पूछती है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो वो बताता है कि हम लोग न्यूजीलैंड जा रहे हैं। कुछ महीने पहले मेरी मदर की डेथ हो गई, इसलिए हम लोग अपना माइंड फ्रेश करने के लिए हॉलीडे पे जा रहे हैं। फिर वो बातों बातों में संग से बताती है कि वो अपने फादर से मिलने न्यूजीलैंड जा रही है, उनकी मौत वहीं पे हुई थी। और ये मूवी हमारी यहीं पे एंड हो जाती है। जैसा कि मूवी में आगे दिखाया गया था कि वो अपने फैमिली से मिलने के बाद जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके बाद वो सीधे अपने पहले एक्सीडेंट में जब उसका हुआ था तो वो हॉस्पिटल में कोमा में पहुंच गई थी। तो ये सीन उसके आगे से ही चलने लगता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।